हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ काम खत्म होने के बाद ताकयुन अपने कपड़ों में स्प्रे छिड़कता है। ताकयुन को अपना सामान बैग में रखते हुए देखकर जॉन होंगजो यानी कि गोयान से कहता है क्या वो अब घर जाने वाले हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ताकयुन साइकिल लेकर कहीं पे जा रहा था और जॉन और होंगजो टैक्सी से उनका पीछा कर रहे थे। जॉन ड्राइवर से कहता है प्लीज वो साइकिल में जा रहे उस आदमी का पीछा कीजिए। होंगजा यानी कि गो यहाँ जॉन से कहता है ज्यादा इमोशनल मत हो। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ काम करते वक्त ताकि उनके हाथ में गलती से चोट लग जाती है। ताकि उनका बॉस उसे कई बातें सुनाने लगता है। ताकि उन चुपचाप उन बातों को सहता है और उनसे माफी मांगने लगता है। उसके बाद हमें लंच टाइम को दिखाया जाता है जहाँ खाना खाते वक्त ताकि उनके साथी ऊपर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे पर ताकयुन नीचे अकेले बैठकर खाना खा रहा था। ताकि उनकी पर्स में हमें फैमिली फोटो दिखाया जाता है। गोयान समझ जाता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने ताकि उनका हाथ बांधे रखा है। गोयान जॉन से कहता है चलो घर चलते हैं, मॉम यही सोचेंगे कि हम कहाँ भाग गए। जॉन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें डैड को अकेला छोड़ना चाहिए? डैड का काम बस खत्म होने वाला ही है। तभी ताकि उनका एक साथी आ जाता है और उसके ग्लास में अल्कोहल भरते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कंस्ट्रक्शन का काम कभी कभी एक ग्लास शराब के बिना पूरा नहीं होता है। ताकयुन उसे मना करते हुए कहता है कि मैं शराब पीने के बाद लड़खड़ाने लगता हूँ तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। पिछली बार तो मैं लगभग गिरने ही वाला था। तभी उसका साथी कहता है उफ ये मछली का बदबू, जाओ जाके नहा के आओ। इसी वजह से ही तो लोग मेहनती लोगों पर उंगली उठाते हैं। इसे सुनकर ताकयुन को बुरा लग जाता है और वो अपने साथी से कहता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया और उससे शराब की बोतल छीनने लगता है और बोतल की खींचातानी से ताकयुन को धक्का लग जाता है और बोतल से ताकयुन के हाथ में चोट लग जाती है। ताकयुन के हाथ पर चोट देखकर ताकयुन के साथी डर जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना बोतल छोड़ देने को, देखा क्या हुआ। वो लोग वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं हमें कभी किसी पुराने ऑफिस एम्प्लॉय को यहाँ पे काम करने देना ही नहीं चाहिए था। इसे देखकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोते हुए कहता है तुम हरामियों को तो, और वो अपने डर के पास जाने वाला होता ही है पर तभी होंगजा यानी कि गोयहान उसे रोक लेता है। जॉन होंगजा यानी कि गोयन से कहता है तुम खड़े खड़े ये सब देख रहे हो और खुद को उनकी बेटी कहती हो। गोयहान जॉन को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम अब बाहर चले गए तो डैड की ये राज छुपाने की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जॉन होंगजा यानी कि गोयन से कहता है आखिर तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो, वो हमारे डैड है डैड। होंगजा यानी कि गोयान कहता है हाँ मुझे पता है कि वो हमारे डैड है और वो जो ये सब कुछ हमसे छुपा रहे हैं उसके पीछे भी कोई वजह होगी। वो जो हमसे ये सब छुपा रहे हैं उसकी कारण यही होगी कि वो नहीं चाहते कि उनकी बच्चों को उनकी इस साइड के बारे में पता चले। जॉन कहता है मुझे लगा था कि तुम दूसरों की तरह इतने बुरे नहीं होगे पर तुम सच में बुरे हो, बहुत बुरे। वो रोने लगता है और टोपी लगाकर वहां से भाग जाता है। होंगजा यानी कि गोयान उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तभी होंगजा और गोयान की बॉडीज फिर से स्विच हो जाते हैं और होंगजुआ अपने शरीर में वापस लौट आती है और गोयान अपने शरीर में वापस लौट जाता है। गोयान किसी की आवाज सुनता है जो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। आंखें खोलते ही गोयान देखता है ये और कोई नहीं लूनो है। लूनो उसे बोल रहा था कि तुम सच में बहुत बुरे हो गोयान। गोयान सोचता है लूनो मैं यहाँ पे कैसे आया, इसका मतलब होंगजा अपने शरीर में लौट गई है। और दूसरी तरफ हमें होंगजा को दिखाया जाता है। होंगजा कहती है क्या मैं अपने शरीर में वापस आ गई हूँ, अभी तो मैं लूनो के साथ झगड़ा कर रही थी। तभी वो अपनी डैड को देखती है और उसे अब तक की सारी फ्लैशबैक आने लगती है। होंगजुआ रोने लगती है और अपनी डैड के हाथ में चोट देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। ताकि उन होंगजुआ को वहां पर देखकर हैरान होता है। होंगजुआ ताकि उनकी साथी की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है मेरे दिल से माफी मांगो अभी। वो आदमी कहता है अरे लड़की क्या तुम पागल हो गई हो। होंगजुआ कहती है मैंने कहा मेरे डैड से माफी मांगो। ताकयुन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो होंगजुआ, और वो होंगजुआ को रोक लेता है। ताकयुन अपने साथियों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसे अच्छे तरह से पढ़ाना चाहिए था। ताकयुन की साथी ताकयुन से कहते हैं आखिर तुमने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया जो इतनी बदतमीज निकली। तभी वहां पे जॉन भी आ जाता है। जॉन को देखकर ताकयुन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ताकयुन
होंगजो और जॉन का हाथ खींचते हुए बाहर से लेकर जाती है और कहते हैं तुम दोनों मेरे पीछे आओ। ताकि उनकी बात से जाते ही ताकि उनके साथ ही डिस्कस करने लगते हैं कितने इरिटेटिंग है, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को यहाँ पे काम करने मत दो। उसके बाद हमें ताकि उनको होंगजो और जॉन के साथ दिखाया जाता है। तो ताकि उनसे पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी जगह है जहाँ मन किया और चले आए? और ये किस तरह का बदतमीज बिहेवियर है बड़ों के साथ? और ताकयोन अपने नजरें चुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था क्या? होंगजो चिल्लाती हुई कहती है तो आपने हमें क्या सिखाया है डैड? तभी जॉन और ताकयोन होंगजो की ओर देखते हैं। होंगजो कहती है आप घर पे खुद को बहुत समझदार और इज्जतदार दिखाते हैं, पर हमने अब आपकी ये साइड जो देखी आप शर्मिंदा हो गए है ना? इसे सुनकर ताकयोन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो होंगजो को मारने के लिए हाथ उठाते हैं। होंगजो रोती हुई कहती है क्या आप मुझे फिर से मारने वाले हैं? ठीक है मारिए मुझे, आप तो हमेशा से ही वायलेंट रहे हैं। ताकयोन रुक जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने ये सब किससे सीखी? होंगजो चिल्लाती हुई कहती है आपसे सीखी है डैड, आपसे ही तो सीखी है मैंने ये सब। एक यही चीज है जो मैंने आपसे सीखी है डैड, क्या आपने मुझे कभी कुछ ढंग से सिखाया है? हमारी फैमिली मैस है इसलिए मैं भी एक मैसी हूँ। ये कहकर होंगजो वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमें होंगजो के कमरे का सीन दिखाया जाता है। वो रो रही थी और वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, आखिर मैंने डैड से ये सब क्यों कहा? अगर मैं गोयान की तरह प्यार में बड़ी होती क्या मैं अलग तरह से बिहेव करती? आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ? मुझे लगता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर गोयान मेरी जगह होता तो वो जरूर डैड से माफी मांगता। मुझे भी डैड से माफी मांगना चाहिए। उसके बाद हमें होंगजो को ताकयून के कमरे में दिखाया जाता है। होंगजो देखती है कि ताकयून के कमरे में कोई भी नहीं है। वो ताकयून के कमरे के अंदर आती है और ताकयून के प्राइजेस को देखकर सोचती है दैट पहले बिल्कुल अलग इंसान हुआ करते थे। तभी होंगजो को ताकयून के बुक शेल्फ में एक डायरी मिल जाती है। वो डायरी खोलती है और देखती है वहां पे लिखा है होंगजो को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला वो मुझसे शर्मिंदा होगी। मैं होंगजो की स्कूल में पहली बार काम करने गया था। ये देखकर होंगजो सोचती है मेरी स्कूल पर कब? तभी होंगजो डेट और ईयर को देखती है। 3 साल पहले की बात। ताकयून अपने वाइफ से कहता है कि उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। तभी ताकयून का वाइफ कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? होंगजो का ग्रामर स्कूल का खर्चा कौन उठाएगा? ताकयून कहता है शांत रहो मेरे पास। असल में ताकयून को जॉब से निकाल दिया गया था, उसे जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। ताकयून ने डायरी में लिखा था पर मैं इसे पार कर लूंगा, मैं फैमिली का हेड जो हूँ। उसके बाद ताकयून होंगजो के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने गया था। वहां पे वो 2 लड़कों को बात करते हुए सुन लेता है जो होंगजो के बारे में ही बुरी बुरी बातें कर रहे थे। होंगजो की डैड को पता चल जाता है कि होंगजो स्कूल में बुली हो रही है। लड़कों से ये सब बातें सुनकर ताकयून से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों को मारने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। पर वो लड़के ताकयून का वीडियो बना लेते हैं और उसे इंटरनेट में पोस्ट कर देते हैं, जिस वजह से ताकयून को इस जॉब से भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसी दिन ताकयून होंगजो के लिए फ्राइड चिकन लेके आया था जो होंगजो को बहुत ज्यादा पसंद था। ताकयून होंगजो के दरवाजे में नॉक करता है पर होंगजो दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए ताकयून दरवाजा खोल के होंगजो के कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाते ही ताकयून देखता है कि होंगजो कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है और वो गोयान की वीडियोस देख रही है। होंगजो चिल्लाती हुई कहती है क्या चाहिए आपको? मेरे कमरे में नॉक करके आया कीजिए। तभी ताकयून कहता है क्या तुमने खाना खाया? होंगजो फिर से कंप्यूटर में वीडियो देखती हुई कहती है कि अपने काम से काम रखिए। ताकयून फिर से पूछता है तुम्हारा स्कूल का पढ़ाई कैसा चल रहा है? होंगजो कहती है आप मुझ पर इंटरेस्ट होने की नाटक क्यों कर रहे हैं? इसे सुनकर ताकयून को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है होंगजो तुम दिन भर उस कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, इसीलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, जाओ जाके पढ़ाई करो। होंगजो चिल्लाती हुई कहती है आखिर आपको मेरे बारे में पता ही क्या है? क्या आप पहले भी मेरे स्कूल लाइफ में इंटरेस्टेड थे? आप सबको परवाह है तो बस सिर्फ और सिर्फ उस जवान की, तो ऐसा नाटक मत कीजिए जैसे कि आपको मेरी परवाह है। ये सब सुनकर ताकयून का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होंगजो के ऊपर निकल जाता है और वो ना जाते हुए भी होंगजो के ऊपर पहली बार हाथ उठाता है। और इस बात का पछतावा ताकयून को था। उसने अपनी डायरी में लिखा था होंगजो मुझे कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसके बाद हमें ताकयून को एक स्ट्रीट स्टॉल पे दिखाया जाता है जहाँ वो ड्रिंक कर रहा था और रो भी रहा था। ताकयून ने अपनी डायरी में लिखा था
होंगजुआ, मैंने शायद तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से तुम मुझे कभी माफ नहीं करो, और शायद मैंने खुद को फैमिली का हेड कहने का हक भी खो दिया है। ताकयून रोते हुए कहता है, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है होंगजुआ। उसके बाद हमें उस समय को दिखाया जाता है जब होंगजुआ पैदा हुई थी। ताकयून ने होंगजुआ का नाम रखा था। उस समय ताकयून बहुत ज्यादा खुश था। होंगजुआ नाम का मतलब है खुद का मास्टर होना। ये सब पढ़कर होंगजुआ की आंखों से आंसू निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हमें ताकयून को दिखाया जाता है जो हान रिवर के एक ब्रिज में खड़ा था। तभी होंगजुआ को एक मैसेज आता है जो ताकयून की तरफ से था। ताकयून मैसेज में होंगजुआ से माफी मांगता है। ये मैसेज पढ़कर होंगजुआ समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, और वो कहती है मुझे अभी उनको ढूंढना पड़ेगा। ये सब कुछ होंगजुआ अपनी मॉम से कहती है, पर ये सब सुनकर भी होंगजुआ की मॉम कुछ भी नहीं करती और वो बैठकर टीवी देख रही थी। होंगजुआ कहती है, आप ऐसे सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हैं? डैड अभी कुछ भी कर सकते हैं। होंगजुआ की मॉम कहती है, तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि वो मरने वाला है। होंगजुआ चिल्लाती हुई कहती है, क्या आप सीरियस है? और अपना फोन का मैसेज दिखाती हुई कहती है, डैड ने मुझे इस तरह का मैसेज भेजा है और आपको अभी भी परवाह नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें होंगजुआ को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ही ढूंढ रही थी। तभी बाहर से गोयान आ जाता है। वो होंगजुआ से कहता है, आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गोयान को देखकर होंगजुआ रोने लगती है। होंगजुआ को रोती हुई देखकर गोयान तो ऑकवर्ड होता है, क्योंकि उसने कभी भी रोती हुई औरत को तसल्ली नहीं दिया था। उसके बाद होंगजुआ और गोयान को हमें एक पार्क में दिखाया जाता है। गोयान होंगजुआ से कहती है, क्या तुम्हारा रोना हो गया? होंगजुआ पानी पीती हुई कहती है, हाँ, आखिर मैं क्या करूँ? गोयान कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद गोयान और होंगजुआ अपना प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो लोग ताकि उनको कभी किसी के घर में ढूंढते हैं, कभी म्यूजियम में, कभी गोयान को छोड़ तक जाती है, कभी होंगजुआ को। ऐसे ही पूरे दिन वो लोग ताकि उनको ढूंढते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। गोयान और होंगजुआ एक मैदान में बैठे होते हैं। गोयन कहता है, हमने इतना तलाश किया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। होंगजुआ कहती है, तुम्हारा शेड्यूल का क्या होगा? गोयन कहता है, एक आइडल के रूप में मेरा जीनियस टैलेंट कहीं गायब नहीं हो जाएगा अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस मिस करूंगा तो। होंगजुआ गिल्टी होकर कहती है, मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा। होंगजुआ गोयान की कंधे पे सर रख के सो जाती है। इसे देखकर गोयान ब्लश करता है और वो अपना जैकेट होंगजुआ को उड़ा देता है। गोयन सोचता है, ताकयून से मैंने पहले कहाँ देखा है, क्या वो एक क्रिमिनल है? तभी होंगजुआ जोर जोर से खराटे लेने लगती है। इसे देखकर गोयन स्माइल करता है। तभी होंगजुआ नींद से उठ जाती है और वो फिर से रोने लगती है। वो कहती है, डैड, पता नहीं डैड के साथ क्या हुआ होगा। क्या डैड सड़क में ही मर गए होंगे या फिर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा? और वो फिर से रोने लगती है। गोयन होंगजुआ की सर पे चुटकी मारते हुए कहता है कि बकवास मत करो। होंगजुआ फिर से रोने लगती है, जिसकी वजह से गोयान के कान से तो खून निकलने लगता है। होंगजुआ रोती हुई कहती है, मुझे लगता है हमें फिर से गैम्बलिंग हाउस, कंस्ट्रक्शन साइट और कैफेटेरियाज को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई खोए हुए छोटे बच्चे हैं। हम अभी भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना? गोयान कहता है, रुको जरा, गुमशुदे बच्चे? हाँ, वो बाहर हो सकते हैं। होंगजुआ कहती है, क्या हुआ? गोयान कहता है, होंगजुआ, शायद मुझे पता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हो सकते हैं।